नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत, कक्षा 9, विषय हिंदी। आज हम हिंदी में वाक्य के प्रकार देखेंगे। वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से 2 स्तरों पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इस 2 स्तरों के आधार पर वाक्य के प्रकार निम्नलिखित हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। इसमें से पहला भेद हम देखते हैं, विधान वाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रियोदा सेवाभावी था, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। इन तीनों वाक्य में हम देखते हैं कि इस तीनों वाक्य में कार्य के होने और सामान्य कथन है, इसलिए इसे हम विधान वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे यहाँ भी उदाहरण दिए हैं कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मरना मुझे कठिन नहीं लगता, वह घर नहीं जाएगा। यहाँ तीनों वाक्य में नकार भाव यानी कि न होने का यहाँ बोध हुआ है कि खाना मुझे नहीं खाना है यानी कि नहीं खाऊंगा, और मुझे कठिन नहीं लगता और वह नहीं घर नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ तीनों वाक्य में कार्य न होने का बोध हुआ है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। तो ऐसे वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो यह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। जैसे कि हम अब यहाँ उदाहरण देखते हैं कि इस नगरी का राजा कौन है, राजा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, इसकी बकरी कैसे मरी, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई, आप किस लिए वहाँ जाया करते हैं। अब ये जो सभी वाक्य है, वहाँ वाक्य के पीछे ये प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया है और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कौन, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए। तो ऐसे शब्द प्रयोग द्वारा हम प्रश्न पूछकर उसे जानना चाहते हैं। तो ऐसा जो भी वाक्य है इसे हम प्रश्नार्थ वाक्य वाचक कहते हैं। अब आगे है विस्मयादि वाचक वाक्य। यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त होता है उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे अब हम यहाँ भी उदाहरण देखते हैं कि अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, ओह यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर घर। तो यहाँ हमने देखा कि अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, यानी कि यहाँ विस्मय हमने दिखाया, और ओह यह क्या हो गया, यहाँ शौक, और यह वाह कितना सुंदर घर। यहाँ हमने खुशी यानी कि सुंदरता अभिव्यक्त की। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उसे हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। अब 5वां जो वाक्य है ये है इच्छावाचक वाक्य। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा
आशा, शुभ कामना या शाप आदि अभिव्यक्त है उसे इच्छावाचक कहा जाता है। तो हम इच्छावाचक वाक्य जो है उसके उदाहरण भी हम देखते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। दूसरा वाक्य है गुरुजी आ गए तो अच्छा हो। तीसरा वाक्य है भगवान करे तुम सफल हो। और अगला वाक्य है जा तुझे नरक में भी जगह न मिले। अब यहाँ हम देखते हैं कि पहला वाक्य जो है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि ऐसी इच्छा रखी है, ऐसी शुभ कामना दी है। और यहाँ गुरुजी आ गए तो अच्छा हुआ, यानी कि ऐसी इच्छा थी कि गुरुजी आ जाए और ये आ गए। और यहाँ भगवान करे तुम सफल हो, ये भी शुभ कामना है। जा तुझे नरक में भी जगह न मिले, ये शाप दिया गया है। तो इस तरह से जो भी वाक्य है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है छठा प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि संभवतः आज वर्षा होगी, लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, अब तक वह सो गया होगा। अब यहाँ एक संदेह किया गया है कि संभवतः आज वर्षा होगी, यानी कि वर्षा होने की संभावना है, या संदेह होगी या न होगी शायद, और न भी हो सकती है। तो ये संभावना दर्शाई गई है। और दूसरा वाक्य है कि लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। तो इसे कहीं यानी कि कोई जगह नहीं दी गई, लेकिन कहीं देखा है ऐसा उसे लगता है, तो ये भी संभावना या संदेह है। और तीसरे वाक्य में अब तक वह सो गया होगा। सो गया है ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन सो गया होगा शायद, तो यहाँ भी हमें संदेह ही है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य का प्रकार है सातवां संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य की व्याख्या हम देखते हैं कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर हो अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस व्याख्या के आधार पर हम ये जो वाक्य उदाहरण दिए हैं ये देखते हैं। ये पढ़ने से हमें संकेतवाचक वाक्य किसे कहा जाता है ये अच्छी तरह से हम समझ सकेंगे। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं कि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। यहाँ संकेत किस तरह से दिया है, दूसरा पर निर्भर, दूसरे वाक्य पर निर्भर, यानी कि जब आपको सफलता तो मिलने वाली है, लेकिन कब मिलेगी, जब तुम परिश्रम करोगे तब। तो यहाँ सफलता का आधार दूसरे पर निर्भर है, दूसरे पर यानी कि परिश्रम पर। अगर परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी, सफलता मिलने वाली है, लेकिन कब, परिश्रम करोगे तब। तो अगला वाक्य है यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। अब फसल अच्छी होगी, लेकिन कब अच्छी होगी, कि जब वर्षा अच्छी आएगी तो यहाँ फसल अच्छी होना ये वर्षा आने पर निर्भर है। अगर अच्छी वर्षा आए तभी फसल अच्छी होगी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ये निर्भर किस पर है, कि दूसरे वाक्य पर। यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। अब घूमने तो जाना है, लेकिन कब जा सकेंगे, यदि मौसम ठीक रहा तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं संकेतवाचक, इसे कहा जाता है कि जिस वाक्य में क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे तभी संकेत दूसरे कार्य से मिले तभी संकेतवाचक वाक्य बनते हैं। तो ये उदाहरण हमने देखे। अगला है याज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य।
जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है, इसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, तो इसका भी हम उदाहरण देखें कि भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ, यहाँ आज्ञा दी है। किसे आज्ञा दी गई है? कैसी आज्ञा दी गई है? कि भिस्ती को निकालने की और कसाई को लाने की। तुम जा सकते हो, ये अनुमति दी है कि अब तुम जाओ, ये अनुमति दी है। तीसरा है कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो यहाँ प्रार्थना की है। यहाँ मत बैठो, ये निर्देश किया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जहाँ अनुमति, प्रार्थना, निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक या विधिवाचक। अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के 8 प्रकार देखे। अब हम रचना के आधार पर जो वाक्य है, ये वाक्य हम देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। तो पहला है सरल या साधारण वाक्य। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे, पिताजी पार्क में बैठे हैं। विधान में पिताजी उद्देश्य है और पार्क में बैठे हैं ये विधेय है। तो ऐसा जो सरल वाक्य है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक वाक्य ही होता है। वाक्य के उद्देश्य में कर्ता, कर्ता विस्तार तथा विधेय में क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। तो इसका उदाहरण भी हम सरल और साधारण वाक्य के उदाहरण हम देखते हैं। तो यहाँ 6 उदाहरण दिए गए हैं कि भार्गव ने पढ़ा। यहाँ कर्ता और क्रिया है, भार्गव और भार्गव कर्ता है और पढ़ा ये क्रिया है। भार्गव पढ़ रहा है, यहाँ कर्ता भार्गव है, पढ़ ये क्रिया है और रहा है ये विस्तार है। पाड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है। तो यहाँ भी इस प्रकार हम विस्तार, कर्ता और क्रिया विस्तार का ये वाक्य बना है। भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ कर्ता कर्म क्रिया, ये कर्ता कर्म और ये क्रिया। भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी, तो ये भी सरल वाक्य हुआ। भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी। कर्ता कर्म का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, कर्म क्रिया। तो यहाँ भार्गव ने कर्ता है और अपने प्रिय मित्र को ये कर्म का विस्तार है और कहानी की पुस्तक दी ये कर्म का विस्तार है और दी ये कर्म, ये क्रिया की है। तो इस प्रकार का जो वाक्य है इसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब हम संयुक्त वाक्य किससे कहते हैं? जो रचना के आधार पर पहला है सरल या साधारण वाक्य और दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। तो हम संयुक्त वाक्य किससे कहते हैं ये हम देखते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अवयव है और जुड़े ऐसे है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। वाक्य में 2 वाक्य है एवं और समुच्चयबोधक अवश्य से जुड़े हैं। अतः निर्देशिक विधान संयुक्त वाक्य में संयुक्त वाक्य जितने उपवाक्य होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं कि मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु यह अप्रिय न हो। तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज देते। साल भर का खाता बंद करना है अतः विवरण शीघ्र भेजिए। तो यहाँ पहले वाक्य में और पहला वाक्य है मैं हूँ सत्यकेतु और दूसरा पत्नी है कामना और यहाँ और समुच्चक बोधक अवयव है और आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु
वह अप्रिय न हो। तो यहाँ भी दो वाक्य जुड़े हुए हैं। तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज देते। तो यहाँ भी नहीं जा सके तो यहाँ संयुक्त वाक्य जुड़ यानी कि समुच्चय बोधक अवयव है। और इसी तरह से यहाँ भी साल भर का खाना बंद करना है, अतः विवरण शीघ्र भेजे। तो अतः ये यहाँ समुच्चय बोधक अवयव है। तो इस तरह से जिस वाक्य में किसी दो उपवाक्य और किसी समुच्चय बोधक अवयव होता है, इससे जुड़ा होता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अवयव का लोप भी कर दिया जाता है, जैसे कि तो यहाँ हम ऐसे वाक्य देखते हैं कि दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। तो यहाँ ये दो वाक्य तो है ही, लेकिन यहाँ और का लोप है, यानी कि दुनिया में रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे, इस तरह का वाक्य। फिर भी यहाँ और का लोप हुआ है, फिर भी वाक्य ऐसे हम बोल सकते हैं। यहाँ क्या सोचा था क्या हो गया। तो यहाँ भी हम पर का लोप देखते हैं कि क्या सोचा था पर क्या हो गया, ऐसा यहाँ कहा जा सकता है। फिर भी ऐसा वाक्य अगर हम बोले कि क्या सोचा था क्या हो गया, तब भी ये वाक्य हम इस तरह का वाक्य हम बोल सकते हैं, जिससे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। काम किया है पैसा तो लूंगा ही, यानी कि यहाँ इसलिए शब्द का लोप हुआ है। तो काम किया है पैसा तो लूंगा ही, इस तरह का वाक्य भी हम समुच्चय बोधक अवयव का लोप होते हुए भी ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं मिश्र वाचक वाक्य। तो मिश्र वाचक वाक्य हम देखते हैं कि जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है तथा जिसका समर्थन, पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। तो अब हम मिश्र वाक्य देखते हैं कि इसकी जो व्याख्या है ये हमने देखी कि इसमें क्या होता है कि एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा गौण वाक्य होता है। लेकिन दोनों वाक्य कैसे होते हैं कि एक दूसरे के आश्रित होते हैं। तो ऐसे वाक्य यानी कि एक दूसरे की प्रति अपेक्षा होती है। तो ऐसे वाक्य के उदाहरण हम अब देखते हैं। पहला है, मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। अब यहाँ इस वाक्य में हम व्याख्या के आधार पर हम देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते। ये गौण वाक्य है, ये मुख्य वाक्य है, लेकिन मैं देखता हूँ ये गौण वाक्य है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं, यानी कि एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। दूसरा वाक्य, हिरन ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलेजों भरता है। तो यहाँ भी ऐसा पशु है तो कौन कि जो हिरन कि जो कुलेजों भरता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की अपेक्षा होती है। सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। अब यहाँ पुरस्कार मिला ये मुख्य वाक्य है और गौण वाक्य क्या है, क्योंकि उसने गीत सुनाया था। और यहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपेक्षा दोनों वाक्य में अपेक्षा होती है। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। और पांचवा वाक्य है, सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने वाक्य और वाक्य के प्रकार ठीक तरह से देखे, समझे और मैं आशा रखती हूँ कि अब
आप लोगों को ऐसे जो वाक्य के प्रकार हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।